तो आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है क्लास 10 का आईसीएसई का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर व्हिच इज नोन एज वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो व्हाट टाइप ऑफ वर्क हैव यू डन टुडे? यू विल से दैट दिस इज सर आई हैव डन साइक्लिंग, रनिंग, ड्राइविंग, ईटिंग, स्लीपिंग like this, but these are the not examples of work done. According to physics, there is no work done by you. Why? Because these are the examples of physical and mental work, right? So there is a special type of work in physics which only can be considered as work done, which is known as mechanical work. मतलब ये कोई काम और कार्य आपने नहीं किया है, जो स्लीपिंग, ड्राइविंग, ईटिंग, स्टडिंग, ये कोई कार्य और काम आपने नहीं किया है। तो सिर्फ अगर मेंटल और फिजिकल वर्क होगा तो उसमें कोई कार्य नहीं है। क्लियर? तो कौन सा टाइप कार्य होगा? मैकेनिकल वर्क जब होगा तभी कार्य होगा। तो मैकेनिकल वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन, दिस इज द डेफिनेशन, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड on an object makes the body move. When a force is applied on a body makes the body move in the direction of the object, that is there is a displacement, right? Suppose एक टेबल टॉप के ऊपर, यह है एक टेबल, उसके ऊपर एक किताब है, there is a book on the top of a table and you apply a force on it. This is the direction of force. ये फोर्स है, ये बुक है, राइट? फोर्स ये बुक है, तो ऑब्जेक्ट किस तरह मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली। ये फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तभी ये वर्क डन होगा। तो डेफिनेशन क्या था? वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, दैट इज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नाउ कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये बुक का है। नाउ पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ अ ठेला गाड़ी, तो आप ठेला गाड़ी को पुश कर रहे हो और पुल कर रहे हो, कोई भी हो, तो उसमें मूव करेगा ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये एक एग्जांपल है वर्क डन का। और सपोज मैं वॉल को पुश कर रहा हूं, देखिए पुश कर रहा हूं तो वॉल मूव कर रहा है। कैन यू डू दिस? तो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ वर्क डन बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। यू कैन नॉट मूव द वॉल बाय एन इंच, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट वर्क डन बाय मी। और इफ अ चाइल्ड is pushing a car, can he do this? No, this is not the example of work done. A coolie is standing on a horizontal ground with a heavy load on his head and he is not moving by an inch. He is not doing any work, any type of work. Clear? Earth is moving around the sun. This is also not the example of work done because there is no work done by the earth around the sun. Clear? Examples of work done. मैंने तो बहुत कुछ बता दिया। वर्क डन कब नहीं होगा? अब वर्क डन कब होगा? पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ ठेला गाड़ी, पुशिंग ऑफ अ बुक ऑन द टेबल, फ्री फॉलिंग रेन ड्रॉप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, throwing a stone upward direction against the force of gravity. These are the examples of work done, mechanical work done, particularly saying. Clear? तो मेजरमेंट कैसे करें वर्क को? दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। डेफिनेशन क्या था वर्क का? A force is applied on a body and makes the body move. These two sentences, okay? That means magnitude of force. Force apply करना जरूरी है work done के लिए। तो magnitude of force, जितना ज्यादा force उतना ज्यादा work done. Directly proportional to the work done. Force is directly proportional to the work done. जितना ज्यादा force उतना ज्यादा work done. Number 2, displacement. Not the distance, displacement. There is a huge difference between distance and displacement. बाद में बताऊंगा क्या है डिफरेंस। एक बात बता देता हूं, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। अगर आप स्किप कर दोगे तो वो भी स्किप हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, क्लियर? तो ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट है? मेजरमेंट ऑफ वर्क, ये दोनों का प्रोडक्ट है अमाउंट ऑफ वर्क डन। The amount of work done is equal to the product of force and displacement in the direction of force. तो मतलब क्या है? If work is denoted by W, अगर वर्क को आप W से डिनोट करते हो, का W से स्टार्ट होता है, तो वर्क को W से अगर डिनोट करते हो तो W equals to force is denoted by F, right?
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क डन निकल आएगा इनटू एस। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, तो W इक्वल्स टू एफ एस। तो ऐसे हम करते हैं वर्क डन को मेजर। क्लियर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? दैट मीन्स विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो वर्क डन का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है, उसका कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। बट mark my word, force is a vector quantity as well as displacement is also a vector quantity, but the product of force and displacement is a scalar quantity, right? Why? Because force W equals to F, which has a directional property, vector को हम ऐसे लिखते हैं, dot displacement also a vector quantity, जिसे हम directional property है इसीलिए हम direction दे देते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी कब होगा? When this is the product of two vector quantity, dot product of two vector quantity. Look at there is a dot, not cross. So that's why this is a scalar quantity. मतलब इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में एक डॉट है, अगर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी का तो स्केलर में आ जाएगा। ये हायर स्टडीज के लिए है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों है वो मैंने बता दिया। क्लियर? श्योर? अब थोड़ा सा यूनिट पे जाते हैं, बाद में थोड़ा डिटेल्स में यूनिट में जाएंगे। देखिए फोर्स का यूनिट क्या है, मेरा प्रीवियस सेशन तो देखा ही होगा, तो वो प्रीवियस सेशन के बारे में एक याद आ गया। प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन था, क्या था वो? व्हिच इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नेवल पॉइंट। क्लियर? दिस वाज द आंसर ऑफ माय प्रीवियस क्वेश्चन इन प्रीवियस सेशन। So unit of force is Newton. यूनिट को कैसे लिखते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। यूनिट को हम कैसे लिखते हैं? अगर आप फुल फेज में लिखोगे तो न्यूटन को आप स्मॉल में लिखोगे, अगर आप सिर्फ फर्स्ट लेटर को लिखोगे तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा, लाइक दिस। अगर न्यूटन लिखोगे तो NUWTON पूरा स्मॉल में लिखना पड़ेगा। ओके, दिस इज द रूल। आप क्या आते हैं? डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर। क्लियर? तो वर्क डन का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर, व्हिच इज आल्सो नोन एज जूल, नेम बाय अ साइंटिस्ट, जूल। क्लियर? पूरा लिख रहा हूं तो स्मॉल में होगा JULE। क्लियर? और कैपिटल J। श्योर? क्यों मैंने लिखा ये? सपोज एक फोर्स है 10 न्यूटन और एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है और वो बॉडी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, तो वर्क डन कितना होगा? 10 into 2, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, W equals to F into S, which is 20 न्यूटन मीटर और 20 जूल। Am I clear? But this W equals to Fs is not the ultimate equation. क्यों? ये एकदम प्राइमरी इक्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन के ऊपर बेस करके आप सभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसके लिए एक बेटर इक्वेशन है। क्योंकि अगर आप फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई करो तब क्या होगा? ये तो मैंने देखा है, जो बुक था टेबल टॉप के ऊपर, मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसके लिए सही है। अगर फोर्स कोई एंगल में अप्लाई हो रहा है तो लाइक सपोज है ठेला गाड़ी को फोर्स कैसे अप्लाई करते हो? इस तरफ इंक्लाइन पोजीशन पे, बट दैट मींस देयर इज एन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हो, ठेला गाड़ी हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है। ठेला गाड़ी कैसे मूव हो रहा है? हॉरिजॉन्टली। और फोर्स का ऐसे आप इंक्लाइंड अप्लाई कर रहे हो। जो चाइल्ड होता है, जो टॉय कार होता है, उसमें एक स्ट्रिंग अटैच करके खींचता है ना इधर, वो भी देखिए एक एंगल होगा लाइक दिस। ये है छोटा सा एक कार, राइट? तो चाइल्ड क्या कर रहा है? इसमें एक स्ट्रिंग अटैच कर रहा है और इधर वो पुल कर रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बट क्या हो रहा है? कार क्या ऊपर चला जाएगा आसमान पे? नहीं, कार बट हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, राइट? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस देयर इज एन एंगल एंड द एंगल इज नोन एज थीटा। Therefore theta is the angle between force and displacement, right?
Now the equation, the ultimate equation is, another equation is W equals to Fs cos theta, F into S cos theta. Cos theta का मतलब कहता है कोसाइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा. क्लियर? कैसे आता है ये? देखिए इसका डेरिवेशन आप लोगों के एक्सक्लूजन है, दिस इज द एक्सक्लूडेड पार्ट इन योर सिलेबस, बट मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ. सपोज इंक्लाइन प्लेन पे आप बॉडी को उठाना चाहते हो ऊपर में, ठीक है, तो जो रेलवे में होता है ना, तो मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स. ओके, फोर्स का डायरेक्शन यही है, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? इधर. तो अल्टीमेट पोजीशन किधर होगा? यह है अल्टीमेट पोजीशन इसका, यहां पर ऑब्जेक्ट चला जाएगा, बट उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? यह है उसका डिस्प्लेसमेंट, राइट. एंगल क्या है? थीटा. ए सी बी, दिस इज द बेस लाइन एंड बी सी इज द नॉर्मल टू द ए बी. दैट मीन्स this is the right angle triangle and the angle between this is 90 degree. Clear? Sure? Very good. Therefore, from the previous equation we can say W equals to F into S. Clear? Here S is the F into AB. This is the direction of the displacement. तो क्या होगा? F into AB. Okay? अब इसे हम निकालते हैं, AB को हम निकालते हैं. फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ABC cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनुस. बेस है AB, हाइपोटेनुस है AC. ये आपने नहीं अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना. ये इजी है बहुत, फिर भी मैं दिखा देता हूं. AB बाय AC. अब देखिए AC का मतलब है S, क्योंकि यही है डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट पहले इधर था, अब इधर है. डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन था दिस पॉइंट और फाइनल पोजीशन क्या होगा? दिस पॉइंट. तो देयरफॉर दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट. ये है मैग्नीट्यूड, ये है डायरेक्शन. दिस इज द डिफरेंस. ओके, देयरफॉर cos थीटा इक्वल्स टू AB बाय S वी कैन से. और AB इक्वल्स टू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? AB इक्वल्स टू S cos थीटा. देयरफॉर ये इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगा? W इक्वल्स टू F इनटू AB इक्वल्स टू S cos थीटा, S cos थीटा. तो देयरफॉर हेंस इट इज प्रूव्ड W इक्वल्स टू Fs cos थीटा. इसे हम क्या कहते हैं? वर्क डन बाय द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट का दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया. ओके, ये वेक्टर का पार्ट है, आप लोग बाद में सीख लीजिएगा. अब कुछ पर्टिकुलर केसेस में आते हैं. इक्वेशन क्या था? W इक्वल्स टू F इंटू S cos थीटा. ये है हमारा अल्टीमेट इक्वेशन. अब कुछ थ्री केसेस है इसमें. तो क्या है? स्पेशल केसेस. केस 1, उसके लिए आपको एक टेबल मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा. कॉस का टेबल, कॉस थीटा, ठीक है. तो व्हेन कॉस 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड का है ये, इसका वैल्यू हो जाएगा 1. कॉस का, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1. कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2. ओके. कॉस 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2. cos 60 का वैल्यू हो जाएगा हाफ. cos 90 का वैल्यू हो जाएगा 0. देखिए 1 से घटकर 0 हो जाएगा, जितना एंगल बढ़ जाएगा उतना छोटा हो जाएगा कोसाइन. और एक वैल्यू है 180 का, जिसमें हो जाएगा -1. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज कर लीजिए, नहीं तो न्यूमेरिकल ऑप्शन नहीं होगा. और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूमेरिकल. ओके, ये आप मेमोराइज कर लीजिए. मैथ में भी है, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना. तो केस 1 क्या है? व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री. व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, द इक्वेशन चेंजेस इनटू W इक्वल्स टू Fs cos 0 डिग्री. तो cos 0 डिग्री क्या था? वैल्यू 1. तब W इक्वल्स टू Fs. यहां पर क्या होता है? 0 डिग्री के
ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इक्वेशन चेंजेस इनटू Fs। दैट मीन्स क्या होता है, ये जो cos थीटा जो इक्वेशन था उसका एक स्पेशल कंडीशन था W इक्वल्स टू Fs। एक स्पेशल केस था, क्या था, जब आप 0 डिग्री एंगल पे फोर्स अप्लाई करोगे, किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, राइट। मतलब वो जो टेबल के ऊपर जो बुक था उसी का एग्जांपल। और इस टाइम में क्या होता है, वर्क डन मैक्सिमम होता है, ये भी आप याद कर लीजिए, मैक्सिमम होता है क्योंकि कोसाइन का वैल्यू है 1, सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्लियर। वर्क डन इसी केस में मैक्सिमम होता है। तो इसका एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होगा, राइट, 0 डिग्री एंगल पे प्रैक्टिकल एग्जांपल है फ्री फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप। तो ये रेन ड्रॉप ये ऊपर से नीचे तक आ रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, वो भी है डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, पुल करती है कोई ऑब्जेक्ट को, कोई बॉडी को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी डायरेक्शन इधर है, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर है। तो मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। तो इन दिस केस मैक्सिमम वर्क डन इज टेकिंग प्लेस, क्लियर। तो केस 1 का आप लोगों ने एग्जांपल समझ लिया। अब आते हैं केस 2 पर। तो केस 2 क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है केस 2, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स W इक्वल्स टू Fs cos 90 डिग्री। दैट मीन्स W इक्वल्स टू 90 डिग्री का वैल्यू है 0, W इक्वल्स टू Fs इंटू 0 इक्वल्स टू 0। नो वर्क डन, ये कौन सा केस में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। अर्थ इज मूविंग अराउंड अ सन, और you tied a stone by a string and revolving it like zoom 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 zoom. This is also an example of 90 degree. And क्या है, a coolie is carrying a load on his head and moving horizontally. This is also an example of no work done. मतलब कुली कोई काम नहीं कर रहा है, वो लोड उठा रहा है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है, क्या कमाल का है। तो पहले वाला केस समझ लेते हैं कुली का। तो कुली क्या है, कुली है, किधर मूव कर रहा है, इसका डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टली, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसका जो लोड है मतलब फोर्स, लोड का मतलब क्या होता है, फोर्स, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये कुली का हेड है, उसके ऊपर लोड है, वो वर्टिकली एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। और वो कुली किधर मूव कर रहा है, दिस डायरेक्शन, दिस द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, दिस द फोर्स डायरेक्शन। तो देखिए एंगल देखिए, 90 डिग्री एंगल हम कब कहते हैं, जब ये होगा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गया, राइट। देयरफॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू 0 बाय कुली। ओके, श्योर। अब आते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस था यह सन और यह है अर्थ, राइट। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ओके, श्योर। तो सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां से स्टार्ट किया था पहले, अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, यहां से स्टार्ट किया था, यहां से गया और इधर खत्म कर दिया, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन होने के लिए, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन होने के लिए डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस, डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मतलब इनिशियल पोजीशन यहीं पर था और फाइनल पोजीशन भी यहीं पर है। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो W इक्वल्स टू F इंटू 0 इंटू cos 90 cos थीटा, दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 0। ये तो आपको समझ में आ गया। सपोज आपको माँ ने बोला है बाबू बाजार जाओ, साइकिल लिया आपने मछली खरीदने के लिए, मछली लाया, फिर घर वापस आया, मतलब आपका इनिशियल पोजीशन आपका घर था, अब फाइनल पोजीशन भी आपका घर ही है। मछली क्यों बोला, क्योंकि मैं बंगाली हूं। तो क्या है, तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो गया। अब आते हैं, सर आपने तो बोला पूरा रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन किया, अगर एक हाफ ट्रिप होगा या 1/4 ट्रिप होगा तब क्या होगा, मतलब अर्थ अगर यहां पर आ जाए तब क्या होगा, सेकेंड पोजीशन, हाफ ट्रिप हुआ ना ये,
ये है हाफ ट्रिप और यहां पर आया 3/4 ट्रिप, तब क्या होगा वर्क डन। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन फॉर यू। सपोज अगर आप यहां पे आते हैं अर्थ, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है। मैंने पिछला सेशन में कहा था दिस द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा थ्रू द टेंजेंट, यहां पे होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट यही पे आया तो इसका फोर्स का डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन है। अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो इस पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट ही होगा, तो ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, राइट। मींस ये थ्योरी फुलफिल हो गया आपका, cos 90 = 0। मतलब आप किसी भी पोजीशन पे लो, जो एंगल क्रिएट करता है बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वो 90 डिग्री होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मूवमेंट पे है तो दैट मीन्स देयर इज नो वर्क डन बाय दिस ऑब्जेक्ट्स। तो आप हम बोल सकते हैं नो वर्क डन का कंडीशन क्या है। नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। अगर एस 0 हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, पूरा फॉर्मूला ही 0 हो जाएगा, इक्वेशन ही 0 हो जाएगा। नंबर 2 क्या होगा, अगर थीटा द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 90 डिग्री। ये दो कंडीशन है वर्क डन 0 के लिए। 3 क्या है 180 डिग्री, ओके। तो 180 डिग्री एंगल है, तो क्या हो जाएगा W = -Fs। क्यों? क्योंकि cos 180 डिग्री का वैल्यू है -1, राइट। मैंने चार्ट से आप लोगों ने देख सकता है, तो ये होगा -1 therefore -Fs। तो इसका रियल एग्जांपल क्या होगा, कोई भी फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो नेगेटिव वर्क डन शो करेगा। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ, फर्स्ट कंडीशन क्या है अगेंस्ट द ग्रेविटी, सेकेंड कंडीशन क्या है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। अगेंस्ट द ग्रेविटी का एग्जांपल क्या है, यू आर थ्रोइंग अ स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड, तो कि आप ऐसे ऐसे फेंक रहे हो पत्थर को, तो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, डायग्राम देख के समझ लेते हैं। ये है आपका ग्राउंड, तो आप यहां से ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा, पत्थर ऊपर जाएगा ना, और ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है, इधर। ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, ये होगा फोर्स का डायरेक्शन, राइट। दोनों ऑपोजिट है, मगर फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट उसका दूसरी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये कंडीशन है 180 डिग्री का। तो अब एंगल क्या होगा, पैरेलल लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री एंगल हो गया ना, पूरा ऑपोजिट हो गया, राइट। तब ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा, श्योर। और फ्रिक्शनल फोर्स, एक रेन ड्रॉप आ रहा है, तो रेन ड्रॉप का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे तक आता है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा ऊपर एक्ट करेगा। जो फ्रिक्शन होता है एयर का फ्रिक्शन, वो ऊपर एक्ट करता है रेन ड्रॉप के ऊपर, तो वो केस 3 का हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली वर्क डन कौन कौन के फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट, नंबर 3 cos थीटा। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ द यूनिट ऑफ वर्क, मैंने पिछले बता दिया यूनिट ऑफ वर्क, बट हम डिटेल्स में जानेंगे यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या था 1 जूल, और जूल इक्वल्स टू क्या था न्यूटन मीटर, राइट। ये था एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होगा आर्ग, ओके। तो ये क्या होगा सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, और इसका क्या होता है सेंटीमीटर, राइट। तो ये होगा सीजीएस यूनिट। अब 1 जूल का मतलब क्या है, अगर ये 1 होगा तो राइट हैंड साइड भी 1 ही होगा, क्योंकि इक्वल साइन है, तो मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो डेफिनेशन क्या होगा 1 जूल का, 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन
1 Newton of force applied on a body makes the body move 1 meter into its own direction. तब हम क्या कहेंगे उसे 1 जूल. सिमिलरली 1 आर्क क्या होगा 1 dyne 1 सेंटीमीटर. 1 आर्क का डेफिनेशन क्या होगा 1 arc amount of work is said to be done only when 1 dyne of force is applied on a body makes the body move by 1 centimeter into its direction is known as 1 arc. Clear? अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड आर्क. रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क. ओके, सो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन into 1 मीटर, राइट. 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन. अगर ये आपको पता नहीं चला ये कैसे हुआ तो मेरा प्रीवियस सेशन का पिछला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, जो फोर्स का चैप्टर था. ओके, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स का चैप्टर था. उसमें 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन प्रूव किया हुआ है. तो क्या होगा, ये है 1 मीटर. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और यू कैन से 10 to the power 2. 10 to the power 2 means 100. 10 to the power 2 सेंटीमीटर. अगर बेस सेम हो जाए तो हम पावर को क्या करते हैं, मैथमेटिक्स फॉर्मूला ऐड करते हैं. तो क्या हो जाएगा 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर, राइट. अब डाइन सेंटीमीटर को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं. 10 to the power 7 आर्क. So therefore 1 joule equals to 10 to the power 7 arc. राइट, कंप्लीट हो गया. अब आते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी. ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है. तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तक आ रहा है. ये ऑब्जेक्ट है रेन ड्रॉप, नीचे से ऊपर से नीचे तक आ रहा है. तो वर्क डन कैसे होता है, W इक्वल्स टू Fs. तो F इक्वल्स टू क्या है, फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल्स टू मा, अरे वो वाला मा नहीं, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए ये एक्सीलरेशन को हम लीनियर एक्सीलरेशन बोलते हैं. ए को हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सीलरेशन. बट अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, अगर ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेटेड होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, जी, विच इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, देयरफॉर ए चेंजेस इनटू एम इनटू जी. अब देखिए एस को क्या कहते हैं, एस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. डिफरेंस समझ लीजिए आप लोग. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसे हम एस बोलेंगे. अगर ऊपर से नीचे तक आएंगे उसे भी हम एस बोलेंगे. नो, दिस इज कॉल्ड हाइट. ये भी डिस्प्लेसमेंट है बट ये वर्टिकली है. वर्टिकली को हम एच बोलेंगे हाइट और हॉरिजॉन्टली को हम एस बोलेंगे. ओके, तो एस चेंजेस इनटू एच. देयरफॉर W इक्वल्स टू mgh. यही है कोई ऑब्जेक्ट का वेट. अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट मेजरमेंट करना है तो दिस इज द इक्वेशन mgh, वो मसाला वाला नहीं. ओके, अब आते हैं पावर. पावर का मतलब क्या, कौन कितना ज्यादा जोर से घुसा मार सकता है, रॉन्ग. कितना स्पीड पे हम काम कर सकते हो, उसका डेफिनेशन क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर. मतलब कितना यूनिट टाइम पे आप कितना काम कर रहे हो, कितना स्पीड पे आप कितना काम कर रहे हो, उसी को हम पावर बोलते हैं. ओके, क्लियर, श्योर. उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई पावर इज डिनोटेड बाय P बिकॉज फर्स्ट लेटर इज P. पावर इज डिनोटेड बाय P एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क, इफ देयर इज रेट वर्ड इंक्लूडेड दैट मीन्स देयर इज अ टाइम. ओके, W अपॉन टाइम, W बाई T मतलब कितना यूनिट टाइम में आप कितना काम कर रहे हो, तो उसे हम पावर बोलते हैं. ओके, एक एग्जांपल के लेके हम समझ लेते हैं. सपोज पावर का यूनिट है वाट. वो वाट लगा देने वाला वाट नहीं, ये दूसरा वाट है, वो जेम्स वाट वाला वाट. ठीक है, तो वाट उसका यूनिट क्या है, वाट. वाट का यूनिट क्या है, जूल. इसका यूनिट क्या है, सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में आप अगर 1 जूल काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 वाट. सपोज अ मशीन स्पेंडिंग अ एनर्जी of 20 joule in 2 seconds. ओके, मशीन क्या कर रहा है, 20 जूल एनर्जी खींच रहा है. कहां से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से. कितना, 20 जूल. और कितना टाइम में, 2 सेकंड में. तब उसका पावर क्या होगा, पावर का यूनिट क्या होगा, तो पावर का यूनिट तो वाट ही होगा.
तो पावर हो जाएगा 20/2, पावर इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 10 वाट। आप इलेक्ट्रिसिटी दुकान में जाते हो तो उसमें बल्ब खरीदते हो, राइट? तो उसमें लिखा होता है 100 वाट। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? 100 वाट का बल्ब तो आपने खरीदा ही होगा, तो मतलब क्या है? 100 वाट मीन्स 100 जूल बाय 1 सेकेंड। तो मतलब ये बल्ब क्या करेगा, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी खींचेगा। कहां से खींचेगा? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 100 जूल एनर्जी वो एमिट करेगा, तो उसे हम कहेंगे 100 वाट। ओके, देयर इज अनदर इक्वेशन ऑफ पावर। पावर का अनदर इक्वेशन, पावर का फर्स्ट इक्वेशन था P इक्वल्स टू W/T, और दूसरा इक्वेशन हम देख लेते हैं। P इक्वल्स टू क्या था? P इक्वल्स टू W/T, राइट? W इक्वल्स टू वर्क में क्या था? Fs, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एज वी नो। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या कहते हैं? एक यूनिट टाइम में एक डिस्टेंस हम कवर करते हैं। लाइक आप 10 सेकेंड में आप 50 मीटर चले गए, तो उसका क्या बोलोगे आप? आपका स्पीड बोलोगे, राइट? तो स्पीड क्या हो? S/T को हम V बोलते हैं, विच इज द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देयरफॉर फोर्स इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू पावर। दिस इज आल्सो अनदर इक्वेशन, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, अब यूनिट ऑफ पावर तो आप लोगों ने तो पहले ही देख लिया यूनिट ऑफ पावर का क्या था। ऐसा यूनिट ऑफ पावर था वाट, राइट? which is equals to joule per second, जूल सेकेंड इनवर्स। और क्या लिखते हैं हम? जूल ऐसे लिखते हैं, जूल सेकेंड इनवर्स। ओके, अब सीजीएस यूनिट का क्या होगा? आर्क सेकेंड इनवर्स और आर्क बाय सेकेंड। क्लियर? अब 1 वाट का डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 joule by 1 second. 1 watt of power is said to be done only when there is a 1 joule of work done in 1 second. It's known as 1 watt. Clear? तो मतलब अगर कोई सोर्स क्या होगा, 1 सेकेंड में 1 जूल काम करेगा, कार्य करेगा, तो उसका यूनिट हो जाएगा 1 वाट. This is the definition also. Okay, there is also another unit which is known as larger unit of power, which is known as horsepower. घोड़े का पावर. ओके, 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट. याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही क्वेश्चन आता है यहां से. और 0.746 किलोवाट. ओके, देयर इज ऑल्सो लार्जर यूनिट ऑफ पावर, दैट इज किलोवाट. वेरी हाई यूनिट, किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट. ये पावर स्टेशन में आते हैं, मेगावाट और गीगावाट. ओके, तो किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, दैट इज 10 to the power 3 वाट. एक पैटर्न है, इसका होगा 10 to the power 6, 3 का डिफरेंस आएगा, 10 to the power 6 वाट, और इसका आएगा 10 to the power 9 वाट. अगर इसका भी आप लोगों का मतलब नहीं समझ में आते हैं, तो 10 to the power 3 का मतलब है 1 के बाद 3 zeros. 10 to the power 6 का मतलब है 1 के बाद 6 zeros. 10 to the power का 9 का मतलब है 1 के बाद 9 zeros. ठीक है, अब आते हैं एनर्जी. और एक बात, पावर इज द स्केलर क्वांटिटी आल्सो. ओके, बिकॉज पावर इज द इक्वेशन इज डिनोटेड बाय P equals to W/T. W is the scalar quantity and time is also scalar quantity. That's why power is also scalar quantity. Now आते हैं एनर्जी. देखिए, एनर्जी और वर्क में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब उसका इक्वेशन में, उसका यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम, बट कॉन्सेप्ट में सेम है. सपोज आपको टीचर ने बोला आप कुछ गलत काम करता तो पनिशमेंट दिया. अब बेटा चक्कर लगाओ दोपहर में, धूप में चक्कर लगाओ, स्कूल के ग्राउंड के बाहर 10 चक्कर लगाओ. तो क्या होगा? फर्स्ट आप फुल एनर्जी में जाते हो, पूरा टेंशन मार के, तो आते हो जब, तो मतलब आपका एनर्जी पूरा लो हो गया, मतलब आप उसके बाद कोई काम नहीं कर सकते हो. राइट? दैट मीन्स आपका कोई कैपेसिटी नहीं है उसके बाद काम करने के लिए. मतलब जो था, जो फैक्टर था काम करने के लिए, वो आप खो चुके हो. तो कौन सा फैक्टर था? उसी फैक्टर को हम एनर्जी बोलते हैं. तो डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क.
मतलब कार्य करने का क्षमता। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। काम करने के लिए, कार्य करने के लिए जो आपके पास क्षमता होता है, ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी, राइट। तो इक्वेशन इसका सेम है, सेम एज वर्क। उसका ऐसा यूनिट क्या होगा? एनर्जी का ऐसा यूनिट, और ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, और वर्क, पावर, एनर्जी में एक ही चीज का सिमिलरिटीज है, वो है तीनों ही स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। सीजीएस यूनिट क्या होगा? आर्ग होगा, ऑब्वियसली। उसके बाद जूल होगा और सीजीएस यूनिट क्या होगा? आर्ग होगा। उसके बाद कोई डिफरेंट यूनिट पे है एनर्जी का, लाइक क्या है? वाट आवर। उसके बाद आता है किलोवाट आवर। उसके बाद आते हैं कैलोरी। हम बोलते हैं ना, जिम में जाते हैं, हमें इतना कैलोरी स्पेंड किया, तो अब क्या स्पेंड किया? उसमें एनर्जी स्पेंड किया, राइट, हीट एनर्जी स्पेंड किया। अब क्या? ईवी, इलेक्ट्रोवोल्ट। ईवी ऐसे लिखते हैं, स्मॉल ई कैपिटल वी, ईवी, ओके, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो देख लेते हैं क्या है इसका। तो इसके साथ रिलेशनशिप जूल के साथ क्या है? तो वाट आवर का डेफिनेशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 वाट इंटू 1 आवर। तो मतलब अगर कोई सोर्स 1 घंटे से 1 वाट पावर से काम कर रही है, तो जितना एनर्जी वो स्पेंड करेगा वो होगा 1 वाट आवर। क्लियर? कोई सोर्स अगर 1 घंटे से काम कर रहा है और उसका पावर क्या होगा? 1 वाट। पावर का मतलब जूल पर सेकेंड, मतलब 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड में वो एमिट कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सोर्स 1 घंटे से, तो तब क्या होगा? उसका हम वाट आवर बोलेंगे, राइट। तो 1 वाट इक्वल्स टू 1 जूल सेकेंड इनवर्स। अब 1 आवर, इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3600 सेकेंड, राइट। सेकेंड इनवर्स और सेकेंड कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट है, तब क्या आ जाएगा? 3600 जूल। तो 1 वाट आवर का मतलब है 3600 जूल, श्योर। और 3.6 इंटू 10⁻³ जूल और 3.6 मेगा जूल, एमजे। अब आते हैं किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है? बता सकते हैं ये यूनिट किधर यूज होता है? हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसे किलोवाट आवर कहते हैं। तो किलोवाट का मतलब है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अगर कोई सोर्स 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर शो कर रहा है, 1 किलोवाट पावर यूज कर रहा है और 1 किलो जूल एनर्जी स्पेंड कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा? उसको एनर्जी हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 10⁻³ वाट। 1 किलो मतलब 1000 इंटू 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। अब वाट का मतलब है जूल सेकेंड इनवर्स और 3600 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल और 3.6 मेगा जूल, राइट। 3.6 मेगा जूल। हम जो तरह तरह के अप्लायंस यूज करते हैं ना, थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल का टास्क दे देता हूँ। इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं ना, सपोज 2 बल्ब आपके घर में है जो 100 वाट का है, 100 वाट का है, 2 बल्ब है। एक फैन है 60 वाट का, वो 5 है। तो आपको दिन में अगर ये 5-5 घंटे चलता है, राइट, तो कितना बिल आएगा एक दिन का? कितना एनर्जी, बिल तो नहीं बता सकते, कितना एनर्जी वो स्पेंड करेगा? पर यूनिट कॉस्ट लगा लीजिए, बिल आपका निकल आएगा, ठीक है ना। तो 100 वाट, तो मतलब दोनों बल्ब का हो गया 200 वाट। 200 वाट का मतलब पर सेकेंड में ये करता है। वाट का मतलब क्या है? जूल पर सेकेंड, राइट। अच्छा, 60 वाट, 60 वाट का 5 है, तो क्या हो जाएगा? ये 300 वाट। ये पंखा का हो गया, आपका फैन का, ये पर सेकेंड में है। तो ये अगर 5 घंटा चलता है 2 बल्ब,
5 आवर्स, तो 5 ही लिख दीजिए, मतलब वाट आवर हो गया आपका, ये वाट ये आवर, और ये इसको भी 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या कितना हो जाएगा इसका 1000, मतलब 1000 हो गया आपका वाट आवर फॉर द बल्ब, और इसका क्या हो जाएगा 1500 वाट आवर, राइट। कितना कुल मिला के कितना हुआ 2500 वाट आवर। बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का यूनिट क्या है किलो वाट आवर, नॉट द वाट आवर, मतलब इसको बाय डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1000 तब किलोवाट निकल आएगा, तो इसका होगा 2.5 किलोवाट आवर, मतलब दिस इज द यूनिट। मतलब अगर आप 100 वाट का 5 बल्ब है, 2 बल्ब है, और 60 वाट का 5 पंखा है, और ये 5 घंटा चलता है पूरा फुल, अगर 220 वोल्टेज है तब क्या होगा उसका यूनिट कितना आएगा 2.5 यूनिट, ओके, एक 5 घंटे के लिए। अब आते हैं कैलोरी पे। कैलोरी इज द जनरली यूनिट ऑफ heat energy because energy has a different form. Energy neither be created nor be destroyed. Energy can transform from one form to another form only. तो अब आते हैं कैलोरी। इसे क्या डेफिनेशन क्या होगा इसका 1 कैलोरी। 1 कैलोरी ऑफ अमाउंट ऑफ हीट is required to raise the temperature 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade. This is the international definition of calorie. मतलब क्या 1 ग्राम बर्फ है, आइस है, उसका टेम्परेचर 14.5 टू 15.5 ले जाने के लिए जितना एनर्जी आपको लगेगा, हीट एनर्जी आपको रिक्वायरमेंट होगा, उसे हम कैलोरी बोलते हैं। कैलोरी के साथ जूल के साथ रिलेशन क्या है 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, और 1 जूल इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी, ओके। अब आते हैं ईवी इलेक्ट्रोवोल्ट। कौन सा एनर्जी मेजर करते हैं एटॉमिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो एनर्जी होता है उसे हम ईवी में कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो डेफिनेशन क्या है इसका द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एक्सिलरेटेड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये चैप्टर हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे, ओके ना, तब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे आप लोगों का। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक्सेलरेटेड होता है तो उसका जो एनर्जी होगा, जो एनर्जी स्पेंट होगा, तो उसे हम 1 EV बोलते हैं, ओके श्योर। तो आते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज है तभी तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट थोड़ा डिफरेंट है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। तो 1 वोल्ट, तो 1 EV का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 क्यूब, ओके, इंटू 1 वोल्ट। अब कूलम वोल्ट को हम क्या कहते हैं QV को हम बोलते हैं जूल, ओके। दैट मीन्स 1.6 इंटू Q इंटू V हो गया इंटू 10⁻19 जूल 1 EV। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है इक्वल्स टू mc², जो एटम बम बनता है, तो वहां से अगर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन से इतना एनर्जी रिलीज होता है, तो समझिए वहां तो नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, मतलब कोई काउंटेबल नहीं है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो हो गया आपका चैप्टर खत्म। कोई भी क्वेश्चन है तो पिंक कीजिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहेंगे।